तो हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन कर रहे थे भाई। अब जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि यहां पे हम फोर्सेस की बात करने वाले हैं। और केमिस्ट्री हो और फोर्सेस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किस तरह की बॉन्डिंग है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को जो है डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहां पे जो है मेन 4 तरह के हमारे पॉलीमर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन फोर्सेस। फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? वही भाई अपने पुराने साथी। ठीक है, वॉन डेर वाल्स हो सकता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो इनके फोर्सेस हैं उस पर डिपेंड करेगा कि पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है ना, तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ना पॉलीमर की, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, इलास्टिसिटी हो गई, टफनेस वगैरह हो गई, ये किस पे डिपेंड करेगी कि भाई सेकेंडरी फोर्सेस किससे हैं बिटवीन दी पॉलीमरिक चेन्स। भाई जो पॉलीमर है एक चेन दूसरे के साथ फोर्स लगाती है, ठीक है, उसी तरह से वो पॉलीमर बन पाता है ना। तो अब इन दो चेन्स के बीच में फोर्सेस कैसे, वो डिसाइड करेगा कि भैया पॉलीमर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसमें अपन देखते हैं भाई कितने टाइप के पॉलीमर्स हो पाते हैं जब हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तो मॉलिक्यूल की साइज पे डिपेंड करेगा, और दूसरा इस पे डिपेंड करेगा कि फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और कौन से हैं पॉलीमेरिक चेन्स में। दोनों पे डिपेंड करता है ये, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और कौन कौन से हैं पॉलीमेरिक चेन्स में। बात समझ में आई? तो देखें चलो, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो मैग्नीट्यूड है सेकेंडरी फोर्स का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ पॉलीमेरिक चेन के। ये नॉर्मल सी बात है, जितनी लंबी चेन सेकेंडरी फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा होगा, सोच के देखो जरा। क्योंकि भाई जितने ज्यादा लंबी चेन उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोनोमर्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोनोमर्स उतना ही ज्यादा दो चेन्स के बीच में क्या होगा? फोर्सेस होंगे। देखो एक मोनोमर होगा, इधर भी एक मोनोमर, तो सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मोनोमर की चेन, इधर भी दो मोनोमर की चेन, तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सेकेंडरी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे सेकेंडरी फोर्सेस के पॉलीमर्स को हम इन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो पहले हैं इलास्टोमर्स। कौन है भाई? इलास्टोमर्स। भाई ये इलास्टोमर्स क्या होता है? एक प्लास्टिक होता है जो स्ट्रेच करता है और फिर वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो आपके पास जैसे वो रबर बैंड होते हैं थैली वगैरह बांधने के जो काम आते हैं, ठीक है, हमारे जो टायर होते हैं कार के वो भी हैं, क्योंकि जब हम कार में ज्यादा लोग बैठते हैं तो टायर थोड़े से पिचकते हैं, फिर आप जब वापस से कार से उतर जाओ तो टायर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं? ये इलास्टोमर्स होते हैं, जिनमें अगर आपने एक बार फोर्स लगाया तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे, एक बार जैसे ही वो फोर्स हटा तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा चले जाएंगे। समझ में ये बात? ठीक है, और हमारी चप्पल भी ऐसी होती है, जब चप्पल नॉर्मल में है तो नॉर्मल में, जब आप उसको पहन के घूम रहे हो तो थोड़ी सी दबती है, अब जैसे आपने उसको उतारा वापस अपने पुरानी शेप में आ जाएगी। ठीक है ना, चले आगे। चलो, तो ये रैंडमली ओरिएंटेड अमॉर्फस पॉलीमर होता है, क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर नहीं होता, अमॉर्फस पॉलीमर होता है, रैंडम ओरिएंटेशन होता है इनका। ठीक है ना, ये कुछ ना कुछ क्रॉस लिंक इनमें होना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो चेन्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना कर पाए। तो इलास्टोमर बनने के लिए क्या जरूरी है कि क्रॉस लिंक्स होने चाहिए, ताकि जो चेन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर पाए। चेन क्या नहीं कर पाए? एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर पाए। ठीक है, और बहुत ही वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर मान लो वीक फोर्स नहीं होते तो ये खिंच ही नहीं पाते, इनका स्ट्रेचिंग हो ही नहीं पाती, क्योंकि अगर स्ट्रांग फोर्स थे तो आपको बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ेगा उनको खींचने के लिए। वीक फोर्स है तो बढ़िया स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है ना, आसानी से स्ट्रेच हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में वीक फोर्सेस होने चाहिए। समझ में आई बात? क्योंकि ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज इनकी होनी चाहिए है। ठीक है ना, जब इलास्टोमर्स को हम स्ट्रेच करते हैं तो रैंडम चेन जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, पर इनसफिशिएंट वॉन डेर वाल्स फोर्सेज हैं यहां पे, मतलब यहां पे क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्स बहुत वीक होते हैं तो उनको उनकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए फोर्सेस सफिशिएंट नहीं है, तो आपने दम लगाया तो वो खिंच जाएंगे, उनका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, पर वो वापस अपनी पुरानी शेप में भी आ जाएंगे। ठीक है, जब स्ट्रेचिंग आपने फोर्स हटाया तो वो अपनी पुरानी शेप में चले जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्रॉस लिंक है। वो क्रॉस लिंक दोबारा से उनको पीछे बुला लेते हैं कि भैया अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाओ, फोर्स जा चुका है, वापस जैसे थे वैसे हो जाओ। ठीक है, तो ये इनकी क्या होती है? खास बात होती है। ठीक है ना, तो ये जो इलास्टोमर्स होते हैं इनमें वीकेस्ट वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, मतलब वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं, वीकेस्ट सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं। और कौन से टाइप के फोर्स होते हैं? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इनके बीच में होते हैं।
ठीक है ना। तो इलास्टोमर्स हैव द एबिलिटी टू स्ट्रेच आउट ओवर 10 टाइम्स देयर नॉर्मल लेंथ, नॉर्मल लेंथ से 10 गुना ज्यादा ये स्ट्रेच आउट हो जाता है। क्या मस्त प्रॉपर्टी है इनकी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए जैसे वल्कनाइज्ड रबर्स, और जो वल्कनाइज्ड रबर्स होते हैं हम टायर वगैरह जो कार के हैं ये उसी से बनाते हैं। या फिर आपको पता है वो मेडिकल ग्लव्स रबर वाले, उनको भी आप कितना भी खींच लो वापस से अपनी पोजीशन में आते हैं, लैब वगैरह में आपने यूज किए होंगे, वो भी वल्कनाइज्ड रबर से बनते हैं, ठीक है। साइकिल के टायर हो गए, बड़ी गाड़ियों के टायर हो गए, ये सब किससे बनते हैं, वल्कनाइज्ड रबर से बनते हैं, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे कि जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम ब्यूटाडीन से ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव वो इलास्टोमर होते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने ब्यूटाडीन से बनाए इसलिए इलास्टोमर बने, मैं ऐसा आपसे बोल रहा हूं, तो ऐसा क्यों हुआ होगा। ब्यूटाडीन में ऐसा क्या है कि उससे जब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो इलास्टोमर बनेगा। तो इसमें आपको कैसे सोचना है भाई, इलास्टोमर में कौन से टाइप के फोर्स होते हैं, उस टाइप के फोर्स क्या ब्यूटाडीन में देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये आपको सोच के बताना है। सोचा ब्यूटाडीन एक कैसा कंपाउंड होता है, ब्यूटाडीन एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। अब अगर वो नॉन पोलर कंपाउंड है तो दो चेन्स के बीच में कैसे वाले फोर्स लगेंगे, वॉन डर वाल फोर्सेस लगेंगे। इसलिए ब्यूटाडीन और उसके डेरिवेटिव से हम जब एडिशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमको इलास्टोमर्स मिलते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट पे जाते हैं फाइबर्स पे, ठीक है। फाइबर्स आर लीनियर पॉलीमर्स इन विच द इंडिविजुअल चेन्स ऑफ अ पॉलीमर आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इनके बीच में होता है। तो फाइबर्स कैसे होते हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीनियर पॉलीमर होते हैं कौन, फाइबर्स, ठीक है, जिनमें इंडिविजुअल चेन्स जो है वो या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होंगी या फिर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। तो अब इनमें देखो जो सेकेंडरी फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्गर हो गए, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा वो देखते हैं। इलास्टोमर की कहानी हमको पता है, फाइबर में क्या होगा, अब चलो ये देखते हैं, ठीक है। इन द फाइबर्स द पॉलीमरिक चेन्स हाईली ऑर्डर्ड होती हैं विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। वो तो वैसे भी जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उनकी एक बहुत ही शानदार वाली क्वालिटी होती है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और हाईली ऑर्डर्ड ज्योमेट्री होती है, तो इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही शानदार हो जाती है। आप इनको खींचोगे तो ये काफी फोर्स जो है, टेंसाइल फोर्स जो है ये काफी बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, पर इनकी इलास्टिसिटी सबसे कम होती है क्योंकि इनमें फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि आप इनको खींचोगे तो इनका शेप बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इनका क्रिस्टलीन कैरेक्टर होता है और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर। एग्जांपल्स हो गए सेल्यूलोज, नायलॉन, टेराइलिन, वूल, सिल्क। अब नायलॉन की रस्सी है, हम उसको क्या करते हैं, नायलॉन की रस्सियों से तो अपन इतने भारी भारी सामान भी नायलॉन की रस्सी बांध के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ऊपर चढ़ा लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो फोर्स जो है सहन कर सकती है, ठीक है ना। आप उसको खींचो तो वो जो फोर्स आ रहा है वो उसको सहन कर सकती है। सेल्यूलोज वो क्या होता है भाई, वो उससे जो है सेल्स की वॉल बनती है, वहां पे भी उनको प्रेशर सहन करना होता है, तो सेल्यूलोज का ये काम है। वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सब किसके बने हुए होते हैं, मतलब ये कौन से टाइप के होते हैं, फाइबर्स होते हैं ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गए। तो यहां पे जो फाइबर्स हैं जैसे सेल्यूलोज, नायलॉन, टेराइलिन का दूसरा नाम होता है डाइक्रोन, वूल, सिल्क, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वाले हैं, सब के सब फाइबर्स हैं, ठीक है। चलें आगे। तो ये नायलॉन की रस्सियां हैं बहुत सारी। नोट यहां पे इंपॉर्टेंट बात यहां पे भी नोट करने वाले हम, कंडेंसेशन पॉलीमर से जो है बायफंक्शनल मोनो, मतलब वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स जिनमें बायफंक्शनल मोनोमर्स हैं वो फाइबर होते हैं कैरेक्टर में, मतलब मोनोमर में दो फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, उनसे जो कौन कंडेंसेशन पॉलीमर बनेगा वो बनाएंगे फाइबर्स। वो क्या बनाएंगे, फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है ना। नेचुरल से भी बात है वो, भाई फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या होगा कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो एडिशन पॉलीमर जो होते हैं एल्कीन डेरिवेटिव के, उनमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप जिसमें होता है वो फाइबर होते हैं कैरेक्टर में। सो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे पोलैरिटी जनरेट होनी चाहिए। पोलैरिटी देखो हाइड्रोकार्बन में तो जनरेट होगी नहीं,
उसको जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप लगाने पड़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप आप जैसे ही लगाओगे तो वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ने की चांसेस होती हैं, तो आपके पास जो है फाइबर्स बनने की चांसेस हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कंडेंसेशन पॉलीमर बना लो जिसमें बायफंक्शनल मोनोग्रुप है, या फिर आप एडिशन पॉलीमर बना लो जिसमें कि -I ग्रुप वाले डेरिवेटिव लगे हैं, वो फाइबर बनाएंगे। ठीक है, चलें आगे। चलो अगला है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, नाम से क्या पता लग रहा है ये बताता हूं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, उनका हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलीन रीजन्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, मतलब हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलीन रीजन तो होते ही है उनके अंदर, ठीक है ना, और अमॉर्फस रीजन्स भी होते हैं, अमॉर्फस नॉन क्रिस्टलीन रीजन्स उनमें होते हैं। ठीक है ना, जिसमें चेन रैंडमली ओरिएंटेड है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक कंपाउंड है। इनमें क्या हो रहा है कि क्रिस्टलीन रीजन्स भी हैं, थोड़े थोड़े रीजन आपको ऐसे दिखेंगे जो एकदम क्रिस्टलीन है शानदार तरीके से, थोड़े थोड़े रीजन आपको ऐसे दिखेंगे जो अमॉर्फस हैं, जहां पे एकदम ही रैंडम ओरिएंटेशन चल रहा है। तो इस तरह के जो पॉलीमर होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। तो यहां पे जहां पे हाईली ऑर्डर्ड है वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे, जहां पे ऑर्डर नहीं है वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं रहेंगे उतने अच्छे। तो हमको कुछ ऐसा कंपाउंड बनाना है और उससे इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है वो देखते हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग जोन्स चल रहे हैं। तो फाइबर में बहुत ज्यादा, इलास्टोमर में बहुत कम, इसमें बीच के फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होते हैं। सेकेंडरी फोर्सेस की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, कोई क्रॉस लिंक्स नहीं होते पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में, जैसे इलास्टोमर में होते थे, यहां पे नहीं होते। ठीक है ना। अब जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं वो हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, पर जब आप इनको हीट करते हो तो इंडिविजुअल चेन एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती है और पॉलीमर सॉफ्ट हो सकता है और विस्कस हो सकता है। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है भाई, जो अपना शेप चेंज कर सके, ठीक है, जो जिसके ऊपर चेन स्लिप हो सके एक दूसरे के ऊपर। हीट करने पर ये प्लास्टिक हो रहे हैं, तो इसलिए थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, हीट करने पर ये क्या हो रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक हो रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा हमने, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। नाम समझ में आया कि क्यों रखा गया। ठीक है, तो जब आप इनको हीट कर रहे हो तो इनकी चेन्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और विस्कोसिटी जो है इनमें आ जाती है, ये विस्कस हो जाते हैं। ठीक है ना, हीट करने पर। तो ऐसे कौन होते हैं, थर्मोप्लास्टिक। सॉफ्ट और विस्कस मटेरियल जो है वो वापस आप कूल करो दोबारा से रिजिड हो जाएगा। तो मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट ये अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। गर्म किया तो सॉफ्ट एंड विस्कस हो गए, वापस से ठंडा कर दिया तो रिजिड हो गए कूल करने पर। समझ में आई बात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गर्म किया तो सॉफ्ट एंड विस्कस, ठंडा कर दिया दोबारा तो रिजिड हो गए। ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग, सॉफ्टनिंग एंड कूलिंग को आप कितनी भी बार रिपीट कर लो, आपकी जितनी बार मर्जी है, विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। ये इसकी खास बात है। जब आपको सॉफ्ट एंड विस्कस चाहिए तो आप टेम्परेचर ज्यादा कर दो। उसी पॉलीमर से आपकी इच्छा यह है कि नहीं भैया तुम तो अब रिजिड हो जाओ, उसको दोबारा ठंडा करके यूज कर लो, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा, कितनी भी बार कर लो, पर ये अपना केमिकल कंपोजिशन नहीं छोड़ेंगे। पर ऐसा नहीं आपने बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे कर दिया, जो उसकी डिफाइंड रेंज होती है कि हाँ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी शो करेगा, वहां पे गर्म करना। ऐसे मत करना कि आप भाई उसको उसकी रेंज के बाहर आके हीट करके मेरे पास आ जाओ कि नहीं सर आपने तो बोला था ऐसा नहीं हुआ। भैया एक चीज की रेंज होती है, उस रेंज में बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। कितनी भी बार गर्म ठंडा कर लो, प्रॉपर्टी को लूज नहीं करेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, एज अ रिजल्ट ये जो प्लास्टिक है इनको आप टॉयज में मोल्ड कर सकते हो, पॉकेट में, टेलीफोन में, टेलीविजन कार में। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आपने इसको गर्म किया तो फिर तो ये सॉफ्ट हो गए, विस्कस हो गए, किसी भी शेप में इनको कर लो और फिर ठंडा कर दो तो उस शेप में फिक्स हो जाएंगे। भाई गरम गरम में आप बाल्टी का शेप दे दो फिर ठंडा कर दो तो अब उसी शेप में रिजिड हो गए ना। ये तो उसकी तगड़ी बात है, कितनी बढ़िया शानदार बात है। इतने तरह तरह के, इतने शेप्स के टॉयज हमारे पास आते हैं। उनको बनाते कैसे होंगे, पहले प्लास्टिक को गर्म करते होंगे, ठीक है ना, तो वो अब एक्चुअली में क्या हो गया, सॉफ्ट एंड विस्कस, तो उसको शेप दे दो, दोबारा ठंडा कर लो, अब वो हार्ड हो गया। बात समझ आई। तो ये इनका शानदार एप्लीकेशन है, टॉयज वगैरह बनाने में बहुत इनका यूज है। बाल्टी बचपन है होता है इनके साथ, इनके बिना बचपन का मजा नहीं है, क्योंकि खिलौने नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। फिर तो सिर्फ क्रिकेट और गिल्ली डंडा खेल के काम चला सकते हैं, पर एक साल में तो कैसे करेंगे वो काम, ठीक है ना। टेलीफोन हो गया और भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जांपल इनके हो गए जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिनके ये जो हमारे
पानी वगैरह के पाइप्स बनते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जिसके अंदर पाइप से डालते हैं वो टेफ्लॉन हो गया, टेफ्लॉन टेप, ठीक है। मेडिकल टेप जो होता है वो भी इससे बना हुआ होता है ना। और वो जो कारपेंटर वगैरह काम करते हैं टेप को, सनमाइका को एकदम फिक्स करने के लिए, वो भी इससे बना होता है, ठीक है। मतलब वो भी एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से बने होते हैं, ठीक है ना। चले आगे, चलो यहां पे भी वही इंपॉर्टेंट बात कि कौन से टाइप के पॉलीमराइजेशन से बन रहा होगा ये, तो एडिशन पॉलीमर जो कि हम इथाइलिन और इथाइलिन के डेरिवेटिव से मिलकर बना रहे हैं वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। कौन से पॉलीमर होते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं, है ना, ठीक है। चलें आगे, एक लास्ट टाइप का और बचा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इसको भी आप नाम से समझ पा रहे हो, वो पॉलीमर जो हीट करने पर हार्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी सॉफ्ट नहीं हो पाते, कहलाते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। कैसे पॉलीमर? जो हीट करने पर हार्ड हो रहे हैं कहलाते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। और इनकी क्या खास बात होती है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को हम सिर्फ एक बार हीट कर सकते हैं, फिर वो परमानेंटली सॉलिड में सेट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको रीमेल्ट नहीं कर सकते हीट करने के बाद। थर्मोसेटिंग एक बार आपने हीट करा, उसके बाद ये सेट हो गए अपनी जगह पे, फिर उस जगह से कहीं हिल के नहीं जाएंगे, इसलिए कहलाते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। क्या कहलाते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहलाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, इनके बीच की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है हीट करने पर, उसके बाद वो खुलती नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जितना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगा उतना ही ज्यादा रिजिड होगा अपना पॉलीमर, ठीक है। तो क्रॉस लिंकिंग रिड्यूस करता है क्या चीज? मोबिलिटी पॉलीमर चेन की, उनको रिलेटिवली वो ब्रिटल मटेरियल बनाता है, हार्ड रिजिड मटेरियल बनाता है, ब्रिटल बनाता है। जितनी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग उतनी ज्यादा ब्रिटलनेस, ठीक है। तो जो हार्डनिंग है हीट करने पर वो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग के कारण आई है बिटवीन डिफरेंट पॉलीमरिक चेन्स टू गिव अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। यहां पे क्या बन जाता है? एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बन जाता है, जिसके कारण ब्रिटलनेस आ रही है। एग्जांपल हो गया फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरा फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो जो रेजिन्स होते हैं वो थर्मोसेट होते हैं, ठीक है ना। थर्मोसेट पॉलीमर्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चले आगे, चलो। तो अब अपन एक काम करते हैं, आपके सामने एक टेबल आएगी, म्यूजिक चलेगा और डिफरेंस आएंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के बारे में। उन दोनों के डिफरेंस एक दूसरे से आएंगे, तो अब आपको ये देखना है और समझना है।